हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का 5th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की अपनी दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। तो इसमें लेखक हमें बता रहे हैं कि चिट्ठियां बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। लोग अपने संदेशों को चिट्ठियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, जिनका अब चिट्ठियों का स्थान बच्चों टेलीफोन ने, मोबाइल, फैक्स आदि ने ले लिया है। लेकिन फिर भी चिट्ठियों का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। तो बच्चों देखिए, पहले लोग पोस्ट कार्ड पर, अंतर्देशीय पत्र पर अपने संदेश लिखकर भेजते थे और ये लेटर बॉक्स में डालते थे, ठीक है, इस तरह से भेजते थे। और कुछ लोग कागज पर चिट्ठी लिखकर उसे लिफाफे में डालकर बाहर एड्रेस लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देते थे। तो बच्चों आज इनका स्थान ले लिया है मोबाइल ने, ठीक है। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों जितने भी कठिन शब्दार्थ है हमने यहाँ लिख दिए, आप नोट कर लीजिए। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, बड़ी ही अनोखी है और उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्रों का जो लाभ है बच्चों, स्टार्टिंग से ही हमें मिलता आया है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। संचार होता है बच्चों संदेश भेजने का साधन, जिसके माध्यम से हम संदेश भेजते हैं, चाहे हम चिट्ठी लिखकर भेजते हैं या फोन करते हैं या मोबाइल से एसएमएस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो फोन, टेलीफोन, ये क्या है, आधुनिकतम साधन है। तो वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता जो काम पत्र कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम यानी बहुत सी विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया की तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने, चिट्ठियों ने अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, ये पत्र के नाम है बच्चों, ठीक है। तो पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा ही होता है, नाम चाहे अलग अलग हो। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। तो ये पत्रों के नाम है, आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। जब हम बच्चों पत्र लिखते हैं तो उसमें जो हमारी भावनाएं होती है, वो यादें होती है, वो संभाल कर रखी जा सकती है। जबकि आप मोबाइल में क्या करते हो, बात कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आप अपने जो बात कर रहे हो वो लिखी तो नहीं जाती, लेकिन पत्र के अंदर वो लिखी जाती है। तो हम हमारी यादों को सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा यानी सीमा होती है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते होते बच्चों, खोजते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों हम पत्र को लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और कुछ समय बाद डाकिया उन्हें उनके सही ठिकाने पर, सही पते पर पहुंचा देता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती। हमारे भारत में डेली रोजाना 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, अलग अलग स्थानों पर।
जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अभी बच्चों देखिए, अब मोबाइल आ चुका है, ठीक है, और टेलीफोन है, तो लोगों ने चिट्ठियां लिखनी बहुत कम कर दी है। फिर भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी भी 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। अगर फोन नहीं होता बच्चों तो कितनी चिट्ठियां लिखी जाती, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे हरकारे होता है बच्चों, डाकिया, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो सबसे पहले संचार का साधन कौन था बच्चों? संचार का साधन बताया ना, जिसके माध्यम से हम हमारा संदेश भेजते हैं, डाकिए या तेज घोड़े। उसके बाद पहिए आए, ठीक है। पहले बच्चों जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक आदमी पैदल जाता था और या घोड़ों का सहारा लिया जाता था। आने जाने के लिए लोग घोड़े रखते थे और जिनके पास घोड़े नहीं होते थे वो पैदल जाते थे। जब से पहिया आया तो बच्चों यातायात के साधन बनने शुरू हो गए। पहिया आया तो रेल बन गई, बस, कार सब बन गया, ठीक है। तो जब उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले बच्चों क्या होता था, तार होती थी, ठीक है, तार, ये वायर नहीं होती थी। जिस तरह से हम चिट्ठियां लिख के भेजते ना, सिर्फ तार होती थी जिसके माध्यम से संदेश बहुत जल्दी पहुंच जाता था। चिट्ठी तो हम डालते थे बच्चों तो डाकिया हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद पहुंचाता था, लेकिन जब हम तार के माध्यम से संदेश भेजते थे तो 1-2 दिन में ही पहुंच जाता था, बहुत जल्दी पहुंच जाता था, ठीक है। तो यहाँ तार को वायर, ये जो हम तार समझते हैं ना, इसको नहीं बोलेंगे, तार संदेश पहुंचाने का एक साधन था। अब टेलीफोन वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। आजकल टेलीफोन आ गया वायरलेस, मतलब मोबाइल जिसमें तार नहीं होती। टेलीफोन में तो वायर होती है, ठीक है। जो लैंडलाइन फोन होता है उसमें तो तार लगी होती है, लेकिन वायरलेस में, मोबाइल में तो वायर ही नहीं होती है, ठीक है। हम कहीं भी ले जा सकते हैं उसको। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। तो बच्चों आपको पता ही है, आप जब आपका एग्जाम होता है तो वहां पर पत्र आता है कि मामा जी को लिखिए पत्र, की छुट्टियों में हमारे घर आने के लिए पत्र लिखो, या मामा जी को बधाई पत्र भेजो, या मामा जी ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है तो उसको मामा जी को धन्यवाद लिख के भेजो पत्र में, या पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखो। तो बच्चों स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को शामिल किया गया कि पत्रों का कितना महत्व है, और आप भूले नहीं, ठीक है, क्योंकि पत्र हमारे पूर्वजों के समय से ही चलते आए हैं। तो ये भी हमारे आज भी हमें पत्र लिखना आना चाहिए, इसलिए स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र को शामिल किया गया। और एग्जाम में बच्चों हर क्लास में आता है कि कोई भी विषय पर लिखा जाए पत्र जरूर आता है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं, तो बच्चों कंपटीशन होता है, आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया, ठीक है। आपको पत्र लिखना है, किस तरह से लिखा जाता है, तो ये सिखाने के लिए क्या किया गया है, स्कूल के अंदर सिलेबस में ही डाल दिया है कि आपको पत्र लिखना आना चाहिए। तो आपको टीचर सिखाते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब बच्चों शहरों में या बड़े बड़े महानगरों में, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता है, चेन्नई है, ठीक है, इनमें क्या है, संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ है। संचार के साधन कौन से? जो मोबाइल है, टेलीफोन है, इनका तेजी से विकास होने के कारण जो पत्र है वो कम हो गई है लिखने। तो लोगों के पास एक तो टाइम ही नहीं होता बच्चों, ठीक है, और लोगों को मोबाइल की वजह से पत्रों को अब लिखना ही बंद हो गया है, या बहुत लोग कम लिखते हैं। पर देहाती दुनिया, जो गांव में लोग रहते हैं, दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। शहरों में बंद हुआ बच्चों पत्र लिखना, या बहुत कम हुआ है, लेकिन गांवों में आज भी चिट्ठियां लिखी जाती हैं। फैक्स, ईमेल,
टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो बच्चों बिजनेस में तो डाक अभी भी चल रहा है, ठीक है। व्यापार होते हैं ना, जो लोग काम धंधा करते हैं, उनमें चिट्ठियां आज भी चलती है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। बच्चों आजकल तो पत्र बहुत कम लिखते हैं, आजकल के बच्चे तो कहाँ लिखते हैं पत्र, केवल जब एग्जाम होता है और जिस विषय पर दिया जाता है कि इस पर पत्र लिखो, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, पंजाबी में भी होता है बच्चों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आप पत्र लिख रहे हो ना, वास्तविक जीवन में नहीं लिख रहे हो लेकिन एग्जाम में लिख रहे हो। तो बच्चों पत्र है जो कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ही ना लिखा हो या पत्र का इंतजार ना किया हो। बच्चों जब हमारे टाइम में पहले स्टार्टिंग में फोन नहीं होता था तो बच्चों हम भी चिट्ठियां ही लिखते थे, ठीक है। मामा जी को, नानी जी को चिट्ठियां लिखकर ही भेजते थे। तो आजकल तो फोन पे बात कर लेते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बच्चों सैनिक है ना हमारे, जो सेना, तो बच्चों कई बार क्या होता है, जहां वो रहते हैं वहां नेटवर्क नहीं होता, तो वो अपने फैमिली से बात नहीं कर पाती है, बहुत कम टाइम मिलता है उनको। तो क्या करते हैं, उनके घर वाले उनको चिट्ठियां लिखकर भेज देते हैं और वो भी अपने घर वालों को चिट्ठियां लिख देते हैं। तो सैनिकों को चिट्ठियों का बड़ा इंतजार रहता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। अब तो बच्चों झट से फोन उठाया, बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो हम पत्र लिखते थे, हफ्ते 10 दिन बाद पत्र पहुंचता था, फिर वो बदले में रिप्लाई करते थे, उत्तर देते थे, फिर वो हफ्ते 10 दिन तक हमें मिलता था। इस तरह से जो पत्रों का सिलसिला था बहुत लंबा टाइम चलता था। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है, जब मन किया बात करने के लिए फोन तो 24 घंटे हमारे पास ही होता है। और हर परिवार में बच्चों फोन है, आपको पता ही है, तो एक सेकंड नहीं लगता फोन उठाने में और बात भी कर लेते हैं, जब मन चाह तब कर लेते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दिया। परिवहन के साधनों ने, पहले बच्चों परिवहन के साधन नहीं होते थे, ना रेलगाड़ियां होती थी, ना कार, बस, जीप, कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। लोग पैदल जाते थे या घोड़ों पर जाते थे। लेकिन जब परिवहन के साधन का बन गए तो हम बहुत कम समय में जिस स्थान पर जाना हो पहुंच जाते हैं। पैदल जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, महीनों लग जाते थे। आजकल क्या होता है, 2-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब ट्रेन से जाना है तो जिस जगह पर मान लो 2 दिन लगेंगे, मान लो हमें यहाँ से गंगानगर से बॉम्बे जाना है तो 2 दिन लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एरोप्लेन में, हवाई जहाज में जाएंगे तो 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। तो हमारी जो जगह है उसकी दूरी बहुत कम हो गई है परिवहन के साधनों से। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। पहले जब समय में लोगों के पास केवल संदेश पहुंचाने का एक ही साधन था, चिट्ठी। पर आज बहुत सारे साधन विकसित हो चुके हैं, टेलीफोन, मोबाइल। तो बच्चों आजकल तो क्या है कि कोई आदमी, हमारा रिश्तेदार मान लो विदेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, तो हम आमने सामने बात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉल से कर सकते हैं ना। वहां का हमें सब दिख जाता है, उनकी शक्ल भी दिख जाती है और हमारी शक्ल उनको दिख जाती है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, चिट्ठियों के माध्यम से ही हम संदेश पहुंचाते थे। अब अच्छा बताओ बच्चों कि हम लोकल रहते हैं भारत में तो हम चिट्ठियां पहुंचा देते हैं, लेकिन मान लो कोई अमेरिका में रहता है तो उस तक चिट्ठी कैसे पहुंचेगी, दिक्कत आती थी। तो आजकल ऐसी समस्या नहीं है, आजकल साधन बहुत ज्यादा बन चुके हैं, तो हम हमारा संदेश जब सेकंडों में ही दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, और साधन मैंने बता दिया बच्चों, रेडियो, टेलीविजन, ये सब संचार के साधनों में ही आते हैं बच्चों। फैक्स है, मोबाइल है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों जो अपने दादा परदादा या नानी की या मम्मी की चिट्ठियों को, जो उनके संदेश थे, उनको संभाल कर रखते हैं, ठीक है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र संरचनाएं
पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन करते। तो बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही होंगे कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, जो भी हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो जब नेहरू जी अपनी बेटी को संदेश कैसे पहुंचाते थे? चिट्ठियों के माध्यम से, ठीक है। अगर उस टाइम फोन होता या टेलीफोन होता या बच्चों मोबाइल होता तो अपनी बेटी को यानी इंदिरा गांधी को फोन करके बात करते, लेकिन उन्होंने पत्र लिखे थे। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। उनके पत्र आज भी संभाल कर रखे हुए बच्चों, ठीक है। इंदिरा नेहरू जी ने जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, उन्हें आज भी संभाल कर रखा गया है बच्चों। इस पर चैप्टर भी है, 6ठी क्लास में है, ठीक है। तो उसमें हमें डिटेल में बताया गया है कि नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र में क्या क्या लिखकर समझाया था, ठीक है। जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, उनके पत्र देखिए बच्चों, उनके पत्र पर एक पाठ बन चुका है 6th क्लास में, ठीक है। और उन पत्रों के माध्यम से हमें भी ज्ञान मिल रहा है। तो जब आप पढ़ चुके होंगे 6th क्लास में, आपको पता ही होगा। अगर फिर भी आप भूल चुके हैं तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उनके पत्र आज भी देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हो, संभाल कर रख लेते हो, ठीक है, पर SMS संदेश को आप जल्दी भूल जाते हो। मान लो हम मोबाइल में व्हाट्सएप करते हैं, कोई संदेश भेजते हैं तो उसे जल्दी भूल जाते हैं। या आपको पता ही है ना कि मोबाइल का जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है, तो सारे आपको डिलीट करने पड़ जाते हैं। लेकिन चिट्ठी में ऐसा नहीं होता। चिट्ठी को आप संभाल कर अपने पास रख सकते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर अमानत उनके द्वारा लिखे पत्र ही हैं। जो बड़े बड़े आदमी थे उनकी यादगार क्या है? उनकी यादगार है जो उन्होंने पत्र लिखे थे, ठीक है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी आप जानते हो, ठीक है, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो वे भी बच्चों पत्र लिखने में बहुत आगे थे। तो ये भी अपने संदेश कैसे पहुंचाते थे? पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तो बच्चों संग्रहालय होते हैं जहां पर पुरानी चीजों को संभाल कर रखा जाता है, ठीक है। तो वहां पर जितनी भी महान हस्तियां थी, जैसे मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, और अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और भी बहुत सारे बच्चों बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखे थे। तो उस संग्रहालय में आज भी उनके पत्र पड़े हैं, हम देख सकते हैं उनको संग्रहालय में जाकर। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महान संग्राम यानी बड़ा युद्ध हुआ था। महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। तो पत्र क्या बन गए बच्चों? किताब बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास बच्चों दूसरे देशों से भी पत्र लिखे हुए आते थे और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। बच्चों मात्मा गांधी का आपको पता है ना, जब लेटर लिखना, पत्र लिखना तो हम पता भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब महात्मा गांधी के पास बाहर से कोई पत्र आता था ना, सिर्फ इतना ही लिखा आता था, महात्मा गांधी इंडिया यानी भारत, कोई घर का पता नहीं, फिर भी उन तक उनके पत्र पहुंच जाते थे। कैसे पहुंच जाते थे? वो महान हस्ती है बच्चों, उनको तो सब जानते हैं। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ, और भी बहुत महान हस्तियां, बहुत बड़े बड़े आदमी हुए हैं बच्चों, जिनका नाम आज भी है। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। बच्चों पत्र आते थे, बदले में वो जवाब भी देते थे। ये नहीं था कि वो तो महान हस्ती है,
बड़ा आदमी है, मान लो अपने आप बच्चों अमिताभ बच्चन को पत्र लिखते हैं तो हो सकता है वो हमें जवाब ना भी दे, ठीक है, हम तो पत्र लिखते जाएं और वो जवाब ना दे। लेकिन महात्मा गांधी या उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे, वो पत्र आता था तो उनका जवाब भी देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का वो जवाब देते थे, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते थे, अब खुद वो पत्र लिखकर उनको जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। देखिए बच्चों, आइडिया लगा सकते हो कि उनके पास कितने पत्र आते थे और उनका कितना उन्हें जवाब देना पड़ता था। लिखते लिखते उनके हाथ दर्द होने लग जाते, जब राइट हैंड से दर्द होने लग जाते तो लेफ्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से लिखने लग जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। तो बच्चों, जिन्होंने भी हमारे भारत देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई है, सबके नाम पत्र आते थे। तो आज भी उनके पत्र बच्चों आपको मिल सकते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, ठीक है, मतलब अपने कहते हैं ना हमें इनाम मिला है, तो ये पत्र इनाम से कम नहीं माने जाते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है, जैसे हम हमारी फोटो को फ्रेम करवाते हैं ना, तो पत्रों को भी फ्रेम करवा के रख लिया है ताकि पत्र खराब ना हो, सही सलामत रहे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, अलग अलग भाषाओं में बच्चों किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज बच्चों जैसे हम कोई अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं संभाल कर रखते हैं, जैसे आप अब बच्चों आप 8th क्लास में हो, अब आपको क्या मिलेगा, बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, बहुत अहमियत रखेगा। तो पत्र बच्चों बिल्कुल उसके जैसे ही है, दस्तावेजों से कम नहीं है। आगे आप 10th क्लास में जाओगे, जितने भी आप बोर्ड के एग्जाम दोगे, सब मार्कशीट को आप संभाल कर रखोगे, ठीक है, उसी तरह से पत्रों को भी संभाल कर रखा जाता था और आज भी रखा जाता है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद भी क्या है, एक लेखक है, ठीक है, तो वे नए लेखक, जो ये तो बहुत पुराने लेखक है बच्चों, ठीक है, तो जो नए लेखक होते थे उनको बहुत ही अच्छा जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, मतलब उनको हमेशा पत्रों का जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, हमें प्रेरणा मिलती है। जो जो पत्र इन्होंने हमें लिख कर दिए हैं उनसे उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपस में 1915 से लेकर 1941 तक एक दूसरे को पत्र लिखे थे, ठीक है, तो उनका जो पत्र थे आज भी संग्रहित करके रखे हुए संग्रहालय में, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तो पत्र लिखने का जो सिलसिला है बच्चों बहुत पुराना है। बच्चों ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है जो देखिए पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखने का जो सिलसिला है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। आजादी के बाद मतलब 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, तब ये बच्चों थोड़ा सा उस टाइम इतना पत्र विकास नहीं था। तो आजादी के बाद पत्रों का विकास बहुत तेजी से हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल यानी अच्छी छवि, गुडविल होता है अच्छी छवि। मान लो आप कक्षा में बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, सबका कहना मानते हो, शरारत नहीं करते हो, तो आप कौन से बच्चे हो गए, आप गुडविल में आओगे, यानी आपकी जो छवि है बहुत अच्छी है। तो डाक विभाग सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को
जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। हैसियत होता है बच्चों औकात और बरकरार होता है कायम। तो जो चिट्ठियों की पहुंच है वो घर घर तक है। डाक विभाग की पहुंच घर घर तक है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो, शानदार हवेलियां हो, या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, शहर में चाहे लोग बड़े बड़े मकानों में रह रहे हो, या कोई गांवों में रह रहा है, या झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं लोग, या दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग। पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं बच्चों, पहाड़ों पर आपको पता है ना बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो कहीं भी लोग रह रहे हो, समुद्र तट पर रह रहे हो मछुआरे हो, या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे हो लोग। ढानी होता है बच्चों अस्थायी निवास, ठीक है। आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। और सॉरी बच्चों यह खतों है, खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। तो बच्चों कोई लोग कहीं भी रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, झोपड़पट्टियों में रह रहे हो, जंगलों में रह रहे हो, या पहाड़ों पर रह रहे हो, समुद्र के किनारे रह रहे हो, या रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे हो, सबको खतों का पत्रों का इंतजार रहता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाक घरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो बच्चों कोई भी चीज आपको कोरियर करवानी है या कहीं सामान भेजने, तो आप कहाँ जाओगे? डाकघर में जाते हो, ठीक है। तो वो डाकघर में जाते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। तो बच्चों मनी ऑर्डर में क्या होता है? पैसे आते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर आता है तो जो गरीब लोग हैं उनके जो मनी ऑर्डर से पैसे आते हैं उन्हीं से उनके घर की रोजी रोटी चलती है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जब डाकिया बच्चों गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर जाता है तो उसे क्या माना जाता है? ये तो भगवान का संदेशवाहक है, ये तो भगवान का संदेशा लेके आए। गरीब आदमी को बच्चों पैसे मिल जाते हैं तो उसको तो भगवान ही मिल जाता है। तो डाकिये को क्या समझते हैं? आज तो भगवान आए हैं। तो बच्चों हमने आज चैप्टर को रीड किया है। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड थे बच्चों लिखे हुए आप नोट कर लीजिएगा। इस पाठ के लेखक का नाम है बच्चों अरविंद कुमार सिंह है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। तब तक आप चैप्टर को रीड करके रखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।